नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कल लाल पान बेगम कहानी का कुछ अंश देखा था, यानी आप थोड़ी सी कहानी बची है, वह कहानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ तक देखा था कि उसका पति उसे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बिरजू की माँ की कहता है कि तू तो टोकरी भर रोटी पलक झपकते ही बना लेती है। ये तो पाँच पाँच ही रोटियां बनानी है, तो यह तो तुम यूं ही बना दोगी, ऐसी तारीफ करता है। यहाँ तक हमने कहानी देखी थी। इसके आगे की कहानी आज इस वीडियो में देखेंगे। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने यानी जब उसके जो यानी उसका जो बिरजू का जो पिता है वह उसकी माँ की ओर एकटक देख रहा है। वह कहती है कि बच्चा न होता तो यह मन की बात बोल ही देता, यानी कुछ बोल ही देते थे। एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी, यानी जो बच्चे हैं चंपिया और बिरजू वहाँ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि माँ तो बेकार में गुस्सा हो रही थी मेले में न जाने की वजह से। चंपी ज़रा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फूआ को आवाज़ दे तो वह अभी बिरजू की माँ है। वह कहती है, चंपिया ज़रा मखनी फूफा को आवाज़ दे तो। ए फूआ, ए फूआ आ, सुनती हो फूआ, मैया बुला रही है। यानी चंपिया आवाज़ देती है। फूफा ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, आप फूआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फूआ ही तो बिना नात पगहिया वाली है, यानी उसके पास ही कुछ जाने का रास्ता नहीं है नाच देखने के लिए, ऐसा वह कह रही है। यानी एक उसको ही कुछ काम नहीं है तुझसे बात करने के लिए, ऐसी फूआ सोच रही है। अरे फूआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया, उस समय बुरा मान गई थी क्या? अभी जो बिरजू की माँ है वह कह रही है, उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फूआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। वह कह रही है कि गाड़ी लेकर आए हैं और मैं तो मीठी रोटियां कैसे पकाते हैं नहीं जानती है। वह तुम आ जाओ और मुझे बताओ, ऐसा वह कह रही है। फुआ फुआ खांकती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगूठी यहाँ सुलगा जाती। यानी फुआ कहती है कि मैं तो इसीलिए ही पहले पूछ रही थी, यदि पहले बोलती तो मैं बना कर दे जाती थी, ऐसा वह कह रही थी। अंगीठी यहाँ सुलगा जाती, यानी मेरे हाथ यहाँ पर जल जाते मगर मैं रोटी बना कर देती, ऐसा वह कहती है फूआ। बिरजू की माँ ने फूआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, तो सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो न फुआ? अभी वह जो बिरजू की माँ जो है वह तो सब नाच देखने जा रही है। वह फुआ से कह रही है, घर में तो कोई सामान नहीं है, अनाज वो ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ बर्तन है और वो बागड़ है। मैं तुम्हारे लिए तंबाकू यहाँ पर रखती हूँ। और वह जो हुक्का यानी तंबाकू भरकर ऐसे एक बीड़ी की तरफ पीने का वो रहता है, उसको हुक्का कहते हैं। वह तो तुम ले आई ना, ऐसा वह कहती है। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठ कर जाग सकती है फुआ। अभी फुआ को सिर्फ तंबाकू मिले तो वो एक रात की क्या बात है, 5 रात भी आराम से जाग सकती है, यानी रखवाली कर सकती है फुआ, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहू आइन राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि
डिब्बी भर तंबाकू है। यानी जो इसकी माँ ने यानी बिरजू की माँ ने तंबाकू यानी ज़्यादा दिया है और वह किसी यहाँ की वहाँ पहले रुकी थी, एक छोटी सी गोली की तरह थोड़ा सा ही तंबाकू दिया था, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। यानी अभी सब जाने की तैयारी है, सब हंसी खुशी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जो चंपिया है वह शक्करकंद मसल रही है तलने के लिए, और बिरजू जो कढ़ाई अपनी सिर पर धर कर आया है और अपने पिता से कह रहा है कि यह जो मिलिट्री की जैसी टोपी यानी जो मिलिट्री सेना है उसके जैसी मेरी टोपी दिख रही है, इस पर 10 लाठियाँ मारे तो भी कुछ नहीं होगा। सभी ठंडा कर हंस पड़े। यानी बिरजू की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को। चंपिया बेचारा शाम से ही, यानी पहले जो बिरजू रो रहा था शकरकंद खाने के लिए, लेकिन वह नहीं देती है, लेकिन आप कह रही है कि दे दे उसे। वह शाम से यानी अभी तो रात हो चुकी है, शाम से वह खाने के लिए ललचा रहा था। इतना ही नहीं, बिरजू ने शकरकंद खाने के लिए गाल के नीचे तमाचे भी खाए थे और मिट्टी में भी जाकर गिरा था। यह सब होने के बावजूद आप उसकी खुशी का माहौल है तो उसकी माँ उसे शकरकंद खाने के लिए देने के लिए कह रही है। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचा रहा है। अब चंपिया कहने लगी, तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। अभी जो चंपिया ने तो वह कढ़ाई ले लाने के लिए जा रहा था, तब उसकी तरफ शकरकंद फेंका था, तो वह क्या कहती है माँ से, तुम क्या जानो, इसने तो शकरकंद खाए है। ही यानी हंसता है। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, बीके बिलेक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा। यानी वह कहता है कि मैंने ब्लैक मार्कर यानी कुछ ब्लैक यानी ब्लैक में यानी चुरा कर मैंने 5 शकरकंद खा लिए हैं। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। यह बात सुनकर ही फिर से सबको लोग हंस पड़ते हैं। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दू फुआ। यानी यहाँ पर गुड़ है थोड़ा सा, तुम उसमें से आधा मैं तुम्हें देती हूँ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। यानी वह कहती है शकरकंद तो पहले से ही मीठा होता है, इतना गुड़ डालेगी तो वह ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ऐसा वह कहती है फुआ। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। यानी बैल घास खा रहे हैं और उसका घास समाप्त होते ही बिरजू की माँ मेले में नाच देखने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। चंपिया ने चीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। यानी जो बिरजू चंपिया ने साड़ी भी पहनी है, चीट की साड़ी पहनी है, और बिरजू का जो पैंट है उस पर बटन नहीं है, तो एक धागे से वह डोरी से बटन वह एक बेल्ट लगाता है और उस डोरी से पैंट बांधता है। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। यानी वह कहती है कि यदि पैदल जाने वाले रुके रहेंगे, यानी वहाँ पर जाकर बैठे होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मकटिक्का पहना है। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुँह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। यानी यहाँ पर जो वह कह रही है, बिरजू के जो पिता है वह एक तरफ इसकी तरफ एक टक उसकी तरफ देख रही है। वह कहती है कि इन्हें क्या हो गया है कि यह एक टक देख रहे हैं, गाड़ी क्यों नहीं जोतते बैलों को।
तो वहाँ कि कहीं ना कहीं रेणु जी ने एक सूक्ष्म प्रेम जो होता है मन के अंदर का, हृदय का प्रेम, वहाँ भी चित्रित करने का, दिखाने का प्रयास किया है। मानो जो नाच में नाचने वाली लाल पान की बेगम है, उस तरह मुझ तरफ ही देख रहे हैं। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हकना। यानी वहाँ गाड़ी पर बैठे हैं तो वो एकदम खुशी का माहौल उसके मन में उत्पन्न होता है, और वहाँ कहती है कि गाड़ी में तो अब बहुत जगह है, ज़रा दाहिनी तरफ से गली से ले जाना, क्योंकि रास्ते में कोई मिले तो उन्हें भी वहाँ अपने साथ लेने वाली है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर घराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया, उड़न जहाज की तरफ उड़ाओ पप्पा। तो वहाँ बैल दौड़ने लगते हैं, गाड़ी चलने लगती है और चू चू करके वो पहिए की आवाज़ भी आती है। तो वहाँ बिरजू कहता है कि उड़न जहाज की तरह उड़ाओ ना गाड़ी, ऐसा वहाँ कहता है। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुँची। बिरजू की माँ ने कहा, ज़रा जंगी से पूछो न, उसकी पुते हूँ नाच देखने चली गई क्या। यानी वहाँ पर जंगी के घर के पास गाड़ी जाते ही वह कहती है, ज़रा रुको, उसकी पुते हूँ गई है क्या, पूछते हैं। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में। तो वह बिरजू का पप्पा पूछता है कि जंगी भाई को तो का आंगन में इतना रोना धोना क्यों मच रहा है। जंगी घुर ताप रहा था, बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुते हुआ नाच देखने कैसे जाए। तो वह कहता है कि जो पुतेहू है वह नाच देखने जाने वाली थी, लेकिन बलरामपुर से जो रंगी नामक है वह अभी तक लौटा नहीं है, यानी आया नहीं है। तो वह जो पुतेहू है वह किसके पास जाएगी, इसीलिए यही आवाज़ आ रही है। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई, यानी देखते देखते सभी चली गई है। तो आप पुतेहू जो है वह जाने के लिए रो रही है। अरे टेंशन वाली तो रोती है काहे, यानी वह कहती है, अरे ट्यूशन वाली तो रोती काहे है। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से, कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आजा जल्दी। वह बिरजू की माँ कह रही है कि जल्दी आजा, सारी गाड़ी खुली ही है, तू कपड़े पहन कर आजा। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊँगी। तो वहाँ बगल की जो झोपड़ी से वह सुनरी कहती है कि मैं भी आऊँगी। बाँस की झाड़ी के ऊपर पार लगेगा, खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कटा पहनकर झमकती आ रही है। यानी जो बाँस की झाड़ी है, झाड़ी के पास वह खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, वह भी इनकी तरफ आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आए जल्दी। यानी वह कह रही है बिरजू की माँ, जितने ही लोग मेले में नहीं गए हैं वह सब आए जल्दी। जंग की पुतीहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। यानी यहाँ गाड़ी के पास कौन कौन आता है, जंगे की पुतीहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी, यह तीनों गाड़ी के पास आती है नाच देखने जाने के लिए। बैल ने पिछला पैर फेंका, बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताई मार कर लंगड़ी बनाएगा पुतेहू को। यानी जो बैल जो है वह पैर ऐसा झाड़ता है, तो वह बिरजू का बाप जो पिता जो है वह गाली देते हुए कहता है कि साला लंगड़ा करेगा क्या पुतेहू को। सभी डंडा कर हंस पड़े। यह सुनकर फिर वहाँ पर सभी हंस पड़ते हैं। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतेहू को देखा, उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई।
यानी जो घूंघट में पुतेहू बैठे हुए हैं, वह देखकर उन्हें अपने खेत की बालियाँ याद आई। यानी वह इस प्रकार घूंघट ओढ़कर झुककर बैठी है, उसी प्रकार खेत में जो धान की बालियाँ है वह भी इसी प्रकार झुक गई है। यह भी बात उसे याद आती है। जंगे की पुतियों का गौना तीन ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे कड़वे तेल और लड़वा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। यानी गौना यानी कुछ नई नई शादी हुई है, ऐसा यहाँ पर हम समझेंगे। तो वह इनके गौने की याद आती है, क्योंकि जब नए कपड़े, नया सुगंध वहाँ जो है उसको वह सब सुनकर या देखकर बिरजू की माँ को उसके गौने की याद आती है। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, मिसराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। यानी तो यह 3 रोटियां देकर कहती है कि खा लेना, सरकारी नल से पानी पी लेंगे। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झलते फूलों की गंध आती है। यानी जो धान है अभी फूलों से सज गया है, फसल अच्छी तरह से आ गई है और उस धान के खेतों से नज़दीक होते हुए गाड़ी जा रही है, तो उस धान के फूलों की गंध आ रही है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। यानी जो बांस है, बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की बेला जो है वह भी फूली है, उसकी भी सुगंध आ रही है, यहाँ देख रही है। जंग की पुतियों ने एक बीड़ी सुलगा कर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। यानी जंग की पुतिहू जो है उसने बीड़ी जलाई और बिरजू की माँ को वहाँ दे रही है। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया सुनरी लरे ना की बीबी और जंगी की पुतिहू, ये चारों गांव में बेस्कोप का गीत गाना जानती है। यानी जो चंपिया लरेना की बीबी और जंगी की पुतिहू, यह चारों जो है वह बेस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। यानी इन्हें गाना गाना आता है अच्छी तरह से। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे मग टीके पर चांदनी टिकती है। यानी जो चांदनी का जो प्रकाश है इसके माथे के ऊपर चमक रहा है। अच्छा, आप एक बायोस्कोप का गीत गा तो चंपिया। तो वह चंपिया को कह रही है, एक गीत तुम गा लो। यानी एक गीत तुम गाना प्रारंभ करो, बायोस्कोप का गीत। डरती है, चंपिया को कहती है, डरती है काहे, जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। यानी वो पुतिहू को कहती है कि डरती क्यों हो, जहाँ तुम्हें नहीं आता वहाँ तुम भूल जाओगी अगला गीत, वहाँ पर तो तुम्हारी मास्टरनी बैठी ही है बताने के लिए। दोनों पुतिहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खंकार कर गला साफ किया। यानी वह गाने के लिए खंकार कर गला साफ करती है, कुछ इस तरह ऐसे इस प्रकार करती है। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और ज़रा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। वहाँ पिता कह रहा है कि तू गाना प्रारंभ कर दे, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी की पुतिहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया चंदा की चांदनी नामक गीत गाना। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतिहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है। वह भी कितनी प्यारी पुतिहू है, गोने की साड़ी से ये खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। यानी जो लाल पान की बेगम है उस प्रकार उस बेगम की तरह बिरजू की माँ के ठाठ है, जो ऐसा वहाँ पर है और उसका भी गाने की इच्छा होती है। और वह जो पुते हुए वह कुछ थोड़ी धीमे आवाज़ में या धीमे स्वर में गुनगुनाती है और एक लाल पान की बेगम की तरह उसकी जो बिरजू की जो माँ है या चंपिया की माँ है वह बैठी है।
बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनार, मकटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। यानी जब वहाँ जाने की लालसा थी, पहले जो मन में दर्द था या समस्या थी या गुस्सा था, वह सब निकल चुका है। अब वह एक अपनी दोनों आंखें अपनी नाक की तरफ घुमाती है और वह देखती है और देखकर उसे लगता है कि अब सब कुछ पूरा हो गया है। उसके माथे पर एक झुमका है, उस पर चांद की रोशनी चमक रही है और वह एकदम अच्छी तरह से सब कुछ हुआ है। अभी उसके मन की जो पूरी लालसा है, वह लालसा खत्म हो चुकी है और अब उसे गाड़ी में बैठे बैठे नींद आ रही है। रेणु जी ने कहीं न कहीं जो मन के जो भाव है, स्त्रियों के मन के भाव, या एक आंचलिक रचनाकार भी है, आंचलों का यानी खेत खलिहानों का भी चित्रण किया है और जो गांव देहातों की बोली है, वह भी अच्छी तरह से रेणु जी रेखांकित करते हैं। इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। पिछले भाग की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को ऐसे ही निःशुल्क लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति रचनाओं का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही दूसरी एक सूचना महत्वपूर्ण है, जो कि एक व्हाट्सएप समूह है, उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी और वहां पीडीएफ कहानी कविताओं की पीडीएफ भी उसी समूह में दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।